भैया आज की क्लास में पढ़ना है एक्सक्रेटरी सिस्टम, हिंदी में इसको हम बोलेंगे क्या? उत्सर्जन तंत्र। क्या बोलेंगे? जबरदस्त ऐसी क्लास है आज की, एक क्लास में मजा दिला दूंगा बेटा और पूरा याद हो जाएगा आपको। आपको पूरा ये बात पता चल जाएगी कि हम जब पानी पीते हैं तो बाथरूम, ज्यादा पानी पीते हैं तो ज्यादा बार बाथरूम आती है, ज्यादा चाय पीने से भी ज्यादा बाथरूम आ जाती है। गठिया रोग क्या होता है, घुटने में किस प्रकार से दर्द होना चालू हो जाता है। उसके साथ हम जानेंगे कि शरीर में खून को कैसे छाना जाता है, शराब पीने से किडनी कैसे खराब हो जाती है, बाथरूम का रंग पीला क्यों होता है। तो आज पूरी डॉक्टरी वाली चीजें पढ़ना है जबरदस्त तरीके से, आया ना? ओ बिन्ना बंद कर ले बेटा, उसको बंद कर ले, तेरे नोट्स को बंद करो, ये पूरे तुम्हारे नोट्स वोट्स हैं, एक बार पढ़ लो उसके बाद नोट से पढ़ लेना बेटा, है कि नहीं? इधर ध्यान दो सब। देख भाई इधर, एक्सक्रेटरी सिस्टम को हम हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। भाई उत्सर्जन का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको ये बताऊंगा। उत्सर्जन तंत्र, तो सबसे पहले तंत्र का मतलब, तंत्र आपको इतना बार बता चुका हूं, तंत्र का मतलब होता है अंगों का समूह। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, इन सभी अंगों का समूह क्या कहलाता है? तंत्र। तो ऐसे तंत्र जो हमारे शरीर में किसी चीज को बाहर निकालने में मदद करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन का मतलब होता है किसी को क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, इधर देख ले बेटा, पढ़ ले थोड़ा सा यार बेटा, यार मन लगा लो थोड़ा सा। उत्सर्जन तंत्र, शरीर के अंदर से जो चीजें बाहर निकालते हैं हम, वो उत्सर्जन के, हम कह सकते हैं कि वो उत्सर्जन के अनुरूप है या वो उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो आप बताओ हम कौन कौन सी चीजें शरीर से बाहर निकालते हैं? पसीना निकलता है, हाँ कि नहीं? नाक निकलती है, आंसू निकलते हैं, और क्या बाथरूम पेशाब जाते हैं, शौच जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम शरीर से बाहर निकालते हैं। क्या होगा अगर ये सारी चीजें शरीर से बाहर नहीं निकले तो क्या हो जाएगा? ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट। क्या हो जाएगा? तो हमारे शरीर में से बहुत सारे अंग हैं जो चीजों को शरीर से बाहर निकालते हैं, हाँ या ना? अब इन्हें बाहर निकालने की आवश्यकता क्या है वो बताएं। तो हम आपको बिल्कुल शुद्ध भाषा में ये बता देते हैं कि आपने कोई पदार्थ खाया, बेटा इधर देख ले टीना, इधर देख, इधर ध्यान लगा ले बेटा गरीब। तो हमने कोई पदार्थ खाया, पदार्थ खाने के बाद हमने उसमें कुछ ऐसी भी चीज खाई जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं थी। जैसे मान लीजिए आपने क्या खा लिया, A+B, या आपने कुछ भी खा लिया। जैसे मान लीजिए आपने ग्लूकोज खा लिया है, क्या खा लिया है? ग्लूकोज, C6H12O6, आपने ग्लूकोज खाया। ग्लूकोज जब आपने खाया तो आप जब ऑक्सीजन लेंगे तो ये ऑक्सीजन शरीर में जाके ग्लूकोज से मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? तो जब ये मिल जाएगी ना मेरे बच्चे, तो सबसे पहले तो यहां पर CO2 बन जाएगी। क्या बन जाएगी? CO2 के साथ में यहां पर पानी बनेगा और यहां पर क्या बन जाएगा? एनर्जी। ये मैं तुमको शुरुआत से पढ़ाते हुए आ रहा हूं, नई चीज नहीं है। तो क्या CO2 आपके शरीर के लिए अच्छी है? बिल्कुल नहीं है सर। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, सबसे गंदी चीज है कार्बन डाइऑक्साइड, शरीर में होना ही नहीं चाहिए, है कि नहीं? अब क्या होगा अगर ये शरीर में होगी? कुछ नहीं होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है पानी के साथ मिल जाएगी और बना लेगी H2CO3, जिसे हम बोलते हैं कार्बोनिल अम्ल। क्या बोलते हैं बेटा? तो क्या हमारी बॉडी में कार्बोनिल अम्ल बनता है? बनता ही है भाई, और ये शरीर के लिए घातक होता है। इसको शरीर से बाहर निकालोगे कि नहीं निकालोगे? निकालना पड़ेगा ना भैया। अब ज्यादा मात्रा में मान लीजिए तुम प्रोटीन खा लिए, तुमने दबा के खा ली दाल, अंकुरित दाल खा रहे हो, अंकुरित चने खा रहे हो, काम कुछ नहीं कर रहे हो, खा रहे हो दुनिया भर का प्रोटीन। अब इस प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, क्या होता है? नाइट्रोजन। और इस प्रोटीन के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें NH3, जिसे हम क्या बोलते हैं? अमोनिया। अरे हाँ या ना? तो ये इतना खतरनाक पदार्थ होता है कि हमारे शरीर के सभी ऑर्गन, अंगों को खत्म कर सकता है, इसलिए ज्यादा प्रोटीन भी नहीं खाना चाहिए। अंकुरित मूंग खा रहे हैं, अंकुरित चने खा रहे हैं, है कि नहीं मनीष? ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? हम वर्कआउट नहीं कर रहे हैं और प्रोटीन दबा के खा रहे हैं, तो ज्यादा मात्रा में अमोनिया रहेगा, और अमोनिया जब ज्यादा मात्रा में रहेगा तो किडनी खत्म, तुम्हारे लीवर खत्म, पूरा सिस्टम खत्म कर देगा अंदर। तो जरूरी नहीं है कि शराब पीने से लीवर और किडनी खराब होते हैं मेरे भाई, ज्यादा प्रोटीन खाने से भी क्या हो जाता है? ये सब चीजें खत्म। तो इसको भी है ना लिमिटेड मात्रा में खाना चाहिए। अब तुमको एक बात पता है, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। किसमें? अब तुमने कभी देखा सोयाबीन को अंकुरित करके खा रहा हो कोई? अरे खाओगे तो खत्म भी हो जाओगे ना, इतना प्रोटीन रहता है उसमें भर के, देगा मिला के अमोनिया, खत्म कर देगा तुम्हारी किडनी को, कहां तक जिंदे रहोगे? तो इन चीजों को शरीर से बाहर तो निकालना पड़ेगा। तो इन चीजों को शरीर से बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम, जिसको हम हिंदी में उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इस माध्यम से शरीर से सारी चीजें शरीर से क्या होती हैं? बाहर निकाली जाती। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई?
अरे आ गई कि नहीं आ गई? चलो बहुत बढ़िया। अब एक बात और सुनो, क्या आपके शरीर में मैं आपसे कहूं कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जी पदार्थ है? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जी पदार्थ है। हम कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। हाँ, मैंने सांस ली तो मेरे शरीर में उस हवा गई बहुत सारी, इस हवा में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी। लेकिन जब मैंने सांस छोड़ी तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड गई थी उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई, क्योंकि 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड आप लेते हो और 4% कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ देते हो। तो आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। मैंने श्वसन तंत्र में आपको पढ़ाया है, नहीं पढ़ा हो आपने तो केवल सुन लीजिए कि आपके शरीर में भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जिसको शरीर से बाहर निकालना परम आवश्यक। नहीं निकालोगे तो क्या हो जाएगा? नहीं निकालेंगे तो हमारा भाई देखो कार्बोनिल एसिड बन जाएगा ना, और हमारे फेफड़े खराब हो जाएंगे। तो पहली चीज कार्बन डाइऑक्साइड खराब है कि नहीं है? हाँ। दूसरी चीज पसीना। यार देखो पसीना आप जब शरीर से बाहर निकालते हो, है कि नहीं? आप जानबूझ के आप पसीना शरीर से बाहर निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते हो। हाँ, लेकिन आप चाहो तो फिर आप मेहनत करो, कुछ कसरत करो। अब जैसे गर्मी आ गई है, मेहनत करोगे आप लोग तो पसीना ऑटोमेटिक बाहर निकलेगा। तो ज्यादा मात्रा में शरीर में जैसे NaCl नमक ज्यादा हो जाएगा तो पसीने में भी, पसीने के माध्यम से शरीर से नमक बाहर चला जाता है। आपने देखा होगा ना, जिन लोगों को, जो काले लोगों को बहुत पसीना निकलता है, कारण क्योंकि काला रंग जो होता है प्रकाश को बहुत ज्यादा तेज गति से अवशोषित कर लेता है। अब जब काला रंग बहुत ज्यादा अवशोषित करेगा तो उसको गर्मी लगेगी, तो ज्यादा मात्रा में पसीना भी निकलेगा। अब जैसे आप मुझे देख लीजिए, है ना, तो पसीना ज्यादा निकलेगा तो मेरा शर्ट गीला हो जाएगा पूरा गर्मियों के दिन में। जब शर्ट गीला हो जाएगा तो जो पसीना है वो तो वाष्पीकरण के माध्यम से पानी के ऊपर उड़ जाएगा, लेकिन वो पसीने में जो नमक है ना वो नमक रह जाता है। तो आप देखना, इन लोगों के शर्ट काला शर्ट होगा तो पूरा सफेद सफेद अजीब टाइप का लगता है। कुछ लोगों के यहां से बहुत ज्यादा पसीना निकलता सबके है, निकलता सबके है पसीना, लेकिन बस ये है कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा निकल जाता है। अब चलो अपन काम की बात करेंगे, तो क्या पसीना भी शरीर से बाहर निकलता है? हाँ, पसीना शरीर से बाहर निकलता है। क्या CO2 भी? हाँ सर, CO2 भी। उसके बाद एक बात ध्यान से सुनो, एक होता है बेटा क्रिएटिनाइन। ये क्या है सर? ये भी एक पदार्थ है जिसको शरीर से निकालना बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्यों? सुबह मोबाइल बंद रख ले बेटा, नहीं तो वो मोबाइल है ना फोड़ दूंगा मैं। वहां आऊं क्या उधर पे? हटा ले मोबाइल, हटा ले। किससे बात कर रहा? ब्लूटूथ कान से। शर्म आनी चाहिए रे तुमको, इतना अच्छा टीचर मिला है तुमको ब्रांडेड, और तुम मोबाइल चला रहे हो। वाह। तो क्रिएटिनाइन हमारे बॉडी में क्रिएटिनाइन फॉस्फेट के रूप में उपस्थित होता है। किसके रूप में उपस्थित होता है? क्रिएटिनाइन फॉस्फेट के रूप में हमारे शरीर में क्रिएटिनाइन उपस्थित होता है। कहां पर होता है सर? ये हमारे शरीर में दो जगह पर होता है। एक तो हड्डी में होता है। हड्डी में कहां होता है? अस्थि मज्जा। और दूसरा कहां होता है? मांसपेशी में। ठीक है, अगर ये शरीर से बाहर नहीं निकालोगे तो ये भी बहुत घातक होता है क्रिएटिनाइन। अरे हाँ या ना? ये क्या कर सकता है सर? ये किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। क्या कर सकता है? किडनी को। तो क्रिएटिनाइन फॉस्फेट तीसरे नंबर पर मैं लिख सकता हूं। पहले नंबर पे, सबसे पहले नंबर पर कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे नंबर पर कौन? पसीना। तीसरे नंबर पर कौन? क्रिएटिनाइन। चौथे नंबर पर आप याद रखना नाइट्रोजीनियस पदार्थ, जिसे मैटर बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं? या आप बोल सकते हैं नाइट्रोजीनियस बेस्ड। मतलब नाइट्रोजीनियस बेस्ड का मतलब यह होता है कि ऐसे पदार्थ जो नाइट्रोजन से बने हैं, और बेस्ट का मतलब होता है कचरा। तो ये जो पूरा खराब है, जैसे क्या? यूरिया में नाइट्रोजन होता है। हाँ, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। आपके खेतों में डलता होगा ना यूरिया, DAP। यार ये मुझे गर्मी ज्यादा लग रही है, एक मिनट रुको, मुझे उतार के पढ़ाई। मैं हफ्तों के 7 दिन अलग अलग मोजे पहनता हूं बेटा, समझ गया? देख लेना, नहीं तो मोजे बसा रहे हैं। अब भी 5 मिनट में बसाने लगेंगे क्या यार बड़े? देखिए, हाँ यार क्लास भी चल रही है, फालतू बात मत किया कर भाई। नाइट्रोजीनियस बेस। अब ये क्या होता है? ये मतलब ये देखो, एक होता है इसमें यूरिया आपकी बॉडी के लिए खतरनाक है, जो आपको शरीर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। दूसरा क्या होता है? यूरिक एसिड। क्या होगा? हाँ मेरे भाई। और तीसरे नंबर का क्या होगा? अमोनिया। क्या होगा? कितनी चीजें बताई मैंने? कौन कौन सी?
अच्छा ये बताओ, पहले नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर नाइट्रोजीनियस वेस्ट। इससे क्या होगा भैया? इससे हमारे शरीर की लीवर किडनी सब खराब हो सकते हैं। तो ये चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। अब चलिए, अब हम आगे की तरफ चलते हैं भैया। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हमारे शरीर में कौन कौन से ऐसे अंग होते हैं जिनसे हम ये चीजें बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे अंग होते हैं। पहले नंबर पे मैं आपसे बात करूंगा त्वचा की। भैया बताएं, क्या हमारी शरीर की जो त्वचा है ये उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है? हाँ, हमारे शरीर की त्वचा से पसीना निकलता है मेरे दोस्त। पसीने को क्या बोलते हैं? पसीने को हम बोलते हैं कि ये स्वेद ग्रंथि से निकलता है। आता है प्रश्न, ध्यान रखिए, आईएमपी। स्वेद ग्रंथि से क्या निकलता है? पसीना। ये पूरे शरीर में पाई जाती है, हथेली पे नहीं पाई जाती। हथेली पे, लेकिन कुछ लोगों को हथेली पे भी पसीना आ जाता है। ठीक है, हाँ, तलवा और हथेली एक ही बात है ना। बेटे मैं पढ़ा लूं? नहीं, मैं पढ़ा लूं, ऑनलाइन क्लास चल रही, नहीं तो मैं तेरे को डांस करके भी बता देता है। हाँ बढ़िया है। चल, दूसरे नंबर पर क्या होता है मेरे बच्चे? फेफड़े, जिसको हम क्या बोलते हैं? लंग्स। क्या होता है? लंग्स। त्वचा मतलब क्या होता है? स्किन। क्या फेफड़े भी हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र का एक अंग है? हाँ, ये श्वसन तंत्र का, रेस्पिरेशन सिस्टम का भी अंग है। एकमात्र ऐसा प्राणी बोल सके, एकमात्र ऐसा अंग जो श्वसन तंत्र का भी है और कौन से तंत्र का है? उत्सर्जन तंत्र का भी हिस्सा है। क्योंकि फेफड़े भी कुछ बाहर निकालते हैं। क्या बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ कि नहीं? अच्छा, दूसरा, पानी भी निकालते हैं फेफड़े बाहर, म्यूकस और पानी। कैसे? जैसे हम बताएंगे, बता दें। आपके घर में अगर सब्जी बन जाए बहुत तेज, कच्ची मिर्ची डाल दो तेल में, लाल मसाला सीधा डाल दो, धांस उड़ेगी, तो आपको छींक आएंगी बहुत तेज। जब आपको छींक आती है तो आप हाथ रखना, आपके हाथ पे पानी जम जाएगा। तो समझ रहे? तो ये वेस्ट होता है। तो फेफड़े भी भूमिका निभाते हैं भैया। तीसरा क्या बोलोगे? यकृत। यकृत जिसे हम क्या बोलते हैं? लीवर। कुछ लोग किडनी और लीवर को एक ही समझ लेते हैं, अलग अलग होता है भैया, है ना। तो इसको हम क्या बोलते? कलेजा बोलते हैं इसको। अरे हाँ कि नहीं? बोलते तेरे कलेजे की जगह कलेजा है और कलेजे में दम है। तो जिगर भी बोल सकते हैं इसको। हाँ, जिगर। जिगर की पत्नी का नाम ध्यान रखना, राशि। बहुत आईएमपी सवाल है ये। राशि, और राशि की जो बहन है वो गोपी, और गोपी के जो हस्बैंड का नाम है वो है अहम, और अहम की मां कौन है? कोकिला मोदी। इसकी एक लड़की भी है जिसका नाम क्या है? किंजल। तो किंजल का अहम से क्या रिश्ता है? भाई का नहीं, बहन का। किंजल का पूछा है ना, क्या रिश्ता है? किंजल का गोपी से क्या रिश्ता है? ध्यान रखना, जबरदस्त सवाल है, बहुत आईएमपी सवाल है, बनता है ब्लड रिलेशन। तो यहां ध्यान रखिएगा, जिगर, कलेजा जिसको लीवर बोलते हैं। भाई ये क्या निकालता है शरीर से बाहर? बता दो मेरे शेरों, क्या निकालता है ये? यकृत शरीर से कौन सी चीज बाहर निकालता है? तुम चीती हो तुम लोग, चीती हो तुम, बताओ, तुमको पढ़ाया है क्या निकालता है लीवर? कमॉन, क्या निकालेगा? यूरिया। अरे यूरिया निकालेगा ना, क्योंकि तुमको पढ़ाया हुआ है कि लीवर क्या करता है, यकृत क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है। क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है। कौन करता है मेरे भाई? लीवर। कौन करता है बेटा? अमोनिया को यूरिया में चेंज कौन करता है? लीवर। तो आपसे पूछे क्या यकृत भी उत्सर्जन तंत्र का एक हिस्सा है? हाँ, तो बहुत तेज करते हो तुम लोग। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे किसकी? किडनी की। तो क्या किडनी जिसको हम क्या बोलते हैं? वृक्क, और इसको हम और बोलते हैं गुर्दा। क्या बोलते हैं? गुर्दा। मनुष्य में किडनी की संख्या कितने जोड़ी? 2 जोड़ी, 4 जोड़ी, 1 जोड़ी। संख्या कितनी? 2 जोड़ी। कितना? 1। बहुत तेज लगाते हैं भैया, पता होते हुए उसमें मनुष्य में किडनी की संख्या कितने जोड़ी होती है? उसमें 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, तो 2 जोड़ी लगा के जाएंगे। अरे गधों, 1 जोड़ी होता है। संख्या पूछे तब ध्यान से पढ़ना, कई बार ये सारा क्वेश्चन गलत करके आते हैं लोग। चलिए, बहुत अच्छी बात है भैया, आगे चलते हैं। अब मेरी बात सुनिए,
ऐसे बहुत सारे जीव है संसार में जो अलग अलग प्रकार के पदार्थों का निष्कासन करते हैं। तो कुल कितने प्रकार के जीव हैं, हम वो जीवों को पढ़ेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना, एक प्रकार का जीव है जिसको हम बोलते हैं अमीनोटेलिक। अमीनोटेलिक जिसको अमोनोटेलिक भी बोलते हैं, अमोनोटेलिक। तो नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसे जीव जो अपने शरीर से क्या निकालते हैं, अमोनिया। क्या कहलाते हैं? तो ये अपने शरीर से क्या निकालते हैं, अमोनिया। यार अब कहां से निकालते हैं? वहीं से निकालते हैं जहां से हम निकालते हैं। इनके अंदर भी ऐसे अंग पाए जाते हैं। हमारे अंदर हम बाथरूम जब जाते हैं तो हमारे बाथरूम जाने के लिए भगवान ने अलग अंग दे के रखा है, इसलिए इनके सबके पास ऐसे अंग हैं जो ऐसे पदार्थों को बाहर निकालते हैं। तो अंगों के बारे में तो क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन कौन है वो जो ये निकालते हैं? जानवर पूछा जा सकता है। तो देखो ये अमोनिया, अब अमोनिया निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट अमोनिया जब शरीर से बाहर निकलेगा तो इनको पानी की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। तो ऐसे जीव जो बहुत ज्यादा पानी जिनकी आवश्यकता है, बताए एग्जाम्पल, मछली या जलीय जीव। क्या बोलेंगे भाई? मजा आ रहा है कि नहीं? आप ये बताओ, आ रहा है कि कोई ऐसी चीज छोड़ता हूं कि जो आपको समझ में नहीं है? बिल्कुल शुद्ध भाषा, देसी भाषा। और आप तो मिला लो कहीं भी यूट्यूबर से, आपको कंटेंट ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। मजा आ जाएगा बेटा। समझ में? ऐसे जीव जो सीधा अमोनिया बाहर निकाल देते हैं, अमीनोटेलिक या अमोनोटेलिक, हाँ या ना? और बात करें ऐसे जीव कौन? जलीय। जलीय जीवों में हम बात क्या करेंगे? मछली। क्या? मछली। दूसरे नंबर के ऐसे जीव जिसको हम बोलते हैं यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक। अब मेरे बच्चे तुम बहुत समझदार हो, चट से बता दो क्या निकालेंगे? सीधा क्या निकालेंगे? एग्जाम्पल भी दे दो बेटा। मनुष्य। या हम बात करें स्तनधारी जीव। अब स्तनधारी, मनुष्य में स्तन है, हाँ, मनुष्य में नर मादा, स्तन दोनों में है, लेकिन स्तन ग्रंथियां किसमें है? मादा। अब बात करें स्तनधारी, गाय स्तनधारी है, हाँ, बैल, हाँ भाई है ना, है तो गाय का ही बछड़ा, तो नहीं होगा क्या? अच्छा, हाथी, ऊंट, सब स्तनधारी जीव है। जो अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं वो स्तनधारी कहलाते हैं। उसमें नर भी आएगा, नर दूध नहीं पिला सकता, लेकिन क्योंकि उसमें स्तन ग्रंथियां नहीं पाई जाती, पर स्तनधारी जीव का ही तो बच्चा है, नर मादा का ही तो बच्चा है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें स्तनधारी लिखूं, मतलब समस्त वो जीव जो अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं या जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। अगला आएगा यूरिको, यूरिकोटेलिक। यूरिको, इसका मतलब होता है ऐसे जीव जो यूरिक एसिड बाहर निकालते हैं। ऐसे जीव जो कौन सा एसिड बाहर निकालते हैं? यूरिक एसिड। यार यूरिया और यूरिक एसिड में क्या अंतर है? यूरिया जिसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज 46 होता है, सबसे खतरनाक ये होते हैं, ये डायरेक्ट अमोनिया छोड़ देते हैं। डायरेक्ट खतरनाक मतलब बहुत जहरीले होते हैं, मतलब जहरीले होते हैं, इनको खाने से आप मर जाओगे, मतलब सीधा जहर छोड़ते हैं ये बाहर, है ना। फुल जहर नहीं बोल सकते उसको, लेकिन है तो जहरीला ना। दूसरे नंबर ये कम जहरीले हैं, ये वाले मतलब कम जहरीला पदार्थ छोड़ते हैं, ठीक है, ठीक है। उससे भी कम जहरीले ये हैं, क्योंकि ये कन्वर्ट करते करते ये यूरिया को यूरिक एसिड में बदल देता है, जो कम खतरनाक होता है। इसका एग्जाम्पल आएंगे बर्ड्स। बर्ड्स जिसको हम क्या बोलते हैं? पक्षी। अरे यस और नो? अरे हाँ कि नहीं? अगला आता है गुआनोटेलिक। गुआनोटेलिक, गुआनोटेलिक पदार्थ, गुआनोटेलिक, गुआनोटेलिक पदार्थ बोलते हैं। गुआनोटेलिक जीव ऐसे जीव जो क्या निकालते हैं? गुआनिन, सबसे कम खतरनाक गुआनिन छोड़ते हैं। जैसे मकड़ी, स्पाइडर, जैसे क्या नहीं रहे जाल वाले नहीं, ये तो मैंने भी समझा था शुरुआत में उस समय, लेकिन ऐसा नहीं होता। मकड़ी के अलावा और क्या? बिच्छू। बिच्छू जाल बनाता है क्या? बता, हाँ कि नहीं? तो क्या बोलेंगे? मकड़ी और बिच्छू। मकड़ी और बिच्छू ये कैसे हैं भैया? कैसे हैं? बहुत बढ़िया बात है, समझ में आ गया। तो अमीनोटेलिक, यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक और गुआनोटेलिक। अमीनो मतलब अमोनिया, यूरियो मतलब यूरिया, यूरिको मतलब यूरिक एसिड, गुआनो मतलब, अच्छा देखो, अमोनिया कौन? जलीय जीव, यूरिया कौन? स्तनधारी, यूरिक एसिड पक्षी, गुआनिन मच्छी और मच्छी बोल रहा, मकड़ी और बिच्छू। ओके सर। अब हम बात करेंगे भैया कि शरीर में हमने स्तन ग्रंथियां स्तन बोल रहे हैं, स्किन ग्रंथियां देख ली हमने, पसीना निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब सारी चीजें हमने देख ली। हमारा जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो क्या है? हमारा किडनी। क्या है?
किडनी है मेरे बच्चे, मेरी जान, किडनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, वृक्क, वृक्क बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, गुर्दा, क्या बोलते हैं। जबरदस्त चीज होती है भाई किडनी, और जबरदस्त इसके अंदर कार्य पद्धति या हम कह सकते हैं क्रियाविधि होती है, बहुत खतरनाक, मजा जाएगा आपको, ध्यान से समझिए। हम सबसे पहले किडनी की आवश्यकता क्या है मनुष्य के शरीर में वो देखते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको वेब ब्राउजर पर लेके चलूं क्या, ठीक है, वहां तुमको किडनी दिखा देता हूं और नेफ्रॉन भी दिखा देता हूं, 2 सेकंड के अंदर हम देख लेंगे स्लाइड में। यहां ध्यान से देखेंगे भाई, पहले मैं किडनी दिखा देता, उसके बाद तुमको नेफ्रॉन दिखा देता। ये देखो, ये आपको दिख रही होगी किडनी, दिख रही है किडनी। अब मेरे बच्चे, ये जो किडनी आप देख रहे हो ना, ये इतनी आपको दिख रहा है बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखो, ये लाल वाली, ध्यान से देखना, ये लाल वाली एक नल्ली है सीधी, गांव में नल्ली को नल्ली बोलते हैं। हमारे गांव में एक बिन्ना भी थी जिसका नाम था लल्ली, नल्ली नहीं रे, लल्ली, ललिता था उसका, लल्ली लल्ली बोलते थे। तो ये जो लाल वाली नली है, इसमें से शुद्ध खून आएगा। अब शुद्ध खून क्या होता है, शुद्ध वो जिसमें ऑक्सीजन है। तो किडनी खून को शुद्ध करती है कि नहीं, नहीं करती। खून को शुद्ध करता है हृदय, हार्ट, पढ़ाया तो है। खून में ऑक्सीजन मिलाएंगे तो खून शुद्ध, खून में ऑक्सीजन नहीं है तो खून अशुद्ध। किडनी शुद्ध नहीं करती, किडनी छानती है, फिल्टर करती। जैसे आप चाय बनाते हो तो उसमें चाय पत्ती भी रहती है, अदरक भी रहता है, कई लोग तो लौंग डाल लेते, तुलसी की पत्ती डाल लेते, शक्कर, सब। अब चाय को छानते हैं ना, छानने के बाद पीते, इसीलिए किडनी से चीजों को छाना जाता है। अब भी देख कर आए, नहीं छानेंगे तो वो अमोनिया जो हमने देखा बाहर निकालते हैं हम लोग, ऐसे थोड़ी ना निकल जाता है, किडनी निकालती है बड़े उसको। अरे हाँ है ना, ठीक है। तो ये लाल वाली जो आप देख रहे हो ये धमनी है, और जो हल्की सी नीले कलर की आप देख रहे हो, हालांकि इसका कलर बैगनी और ग्रीन के बीच में रहता है, ये लाल में जाता है शुद्ध खून और इसमें जाता है अशुद्ध खून। अब मेरी एक बात सुन लो, बिल्कुल ध्यान से समझा दे रहा हूं एक ही बात में। शुद्ध खून आप देखिए, उससे भी पहले मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा देता हूं भैया आपको, यहां पूरा शरीर का चित्र बना देते हैं। ये क्या है आपका, ये नली जिससे भोजन आपके पेट में जाता है, ये है आपका पेट, ये नली, यहां ये आपका मुंह हो गया, ये मुंह हो गया, ये बहुत चलता है। यहां से भोजन आएगा, पेट में जाएगा, पेट के बाद ये भोजन छोटी आंत में जाएगा। कहां जाएगा बेटा, छोटी आंत। ये कौन सी आंत है, छोटी आंत। अब ये बना दी मैंने बड़ी आंत, कौन सी आंत बना दी, बड़ी आंत, और यहां से ये मल निकाल देते हैं अपन। तो ध्यान से मेरे बच्चे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि जब भोजन आप यहां करते हो, ये भोजन यहां चला जाता है, तो यहां छोटी आंत में जाकर ये भोजन पूरा पिस जाता है। सतुआ देखा है, सतुआ, सत्तू खाते हैं जो, या क्या बोले, और आप भजिया बनाते हो तो बेसन घोलते हो ना, ऐसा हो जाता है एकदम लपसा। ये कहां, छोटी आंत में। अब वो लपसा जो हो जाता है ना, उस लपसे से तुम लोग गलत ही सोचना बस। वो जो लपसा होता है ना, उस लपसे से ग्लूकोज, कैसीन, जो दूध में प्रोटीन, कैसीन का पचन तो हालांकि यही हो जाता है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, जो भी काम की चीजें हैं, प्रोटीन वगैरह, सारी चीजें छोटी आंत निकाल देती है इस लपसे में से। तो छोटी आंत सबसे ज्यादा अवशोषण करती है भोजन का, पूरे जो खाने के जो ओरिजिनल पदार्थ हमें चाहिए थे, छोटी आंत उसको पूरा खींच लेती है। अब वो लपसा बेकार, जिसमें कुछ भी नहीं है, केवल पानी है, तो वो लपसे में लात मार के छोटी आंत उसे बड़ी आंत में धकेल देती है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये बड़ी आंत है। ये छोटी आंत से वो लपसा कहां आ गया, इस बड़ी आंत में। अब वो लपसा से पानी, अब उसमें पानी बचा, तो पानी कौन खींच लेती है, बड़ी आंत। अब जैसे कपड़ा है, कपड़े को तुम डालोगे उसमें, किसमें, पानी में,
और उसको जब ऐसे निचोड़ोगे तो पानी पूरा निकल, कपड़ा सूख जाता है। ऐसे ही इस लफ्ज़ को ना निचोड़ा जाता है खींच के, मतलब बहुत प्रोसेस रहती है, आपको समझने के तरीके से मैं बता रहा हूं। ऐसे तो निचोड़ देते हैं तो सूखा सूखा मल बचता है, और पानी कौन खींच लेती है? हाँ, बढ़िया। अब उस मल को इस हिस्से से बाहर निकाल देते हैं। तो मेरी बात सुनिए, वो स्थिति जहां पर छोटी आंत ने जब पूरे भोजन के खास खास खनिज, लवण, ग्लूकोज, फ्रक्टोज सब खींच लिया था, तो उस पूरे मटेरियल को, जो काम का पदार्थ था, उसको सीधा मिला दिया काय में? रक्त में। नहीं आई बात? छोटी आंत प्रोटीन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज सब निकाल के और रक्त में मिला देती है। अब रक्त पूरा लोड हो जाता है। लोड होकर रक्त बोलता है कि बड़े, अब ये जो खाना जो छोटी आंत ने निकाल के मेरे को दिया है, इसमें मटेरियल तो बहुत अच्छा अच्छा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा खराब भी है। क्या है? थोड़ा खराब भी है। तो वो खराब मटेरियल शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा रक्त में। भाई छोटी आंत ने वो पूरा मटेरियल रक्त को दिया, अब रक्त जाएगा पहले, भैया देखो मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मैं मरने वाला हूं। तो रक्त सीधा धमनी और सिराओं के माध्यम से, सिराओं के माध्यम से रक्त कहां पहुंच जाता है? हार्ट के पास। हार्ट मतलब हृदय। हृदय बोलता है क्यों भाई, आज तो बड़े चंगे लग रहे हो, बड़े फूले फूले लग रहे हैं। रक्त बोलता लोडेड है भैया, खाना खा के बड़ा सब कुछ मिल रहा है, हम लाओ ऑक्सीजन दे दो बड़े भाई। तो रक्त को हार्ट बोलता है कि मैं तो तुझे ऑक्सीजन नहीं दूंगा। जो हार्ट होता है वो उस रक्त को धक्का मार के कहां भेज देता है? फेफड़ों के पास। फेफड़े उस लोडेड रक्त में क्या मिला देते हैं? ऑक्सीजन। अब उस रक्त के पास खाना पानी है, ऑक्सीजन है, रक्त शुद्ध हो गया है, लेकिन अभी उसके पास ऐसे पदार्थ हैं जो खचरा हैं, जो यहां से मिले हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना है। अब वो रक्त चला, उसमें ऑक्सीजन है, शुद्ध रक्त है, तो वो ऑक्सीजन लेकर शुद्ध रक्त आता है इस नली के माध्यम से, जिसको महाधमनी बोलते हैं, डोर्सल एओर्टा। यहां से और यहां निकल जाता है किसके पास? किडनी के पास। अब ये है आपकी किडनियां। अब इस किडनी को ध्यान से आप समझिए कि ये नली के माध्यम से कहां चला गया रक्त? किडनी के पास। किडनी का जो आकार होता है वो इस प्रकार से होता है, जिसे हम बोलते हैं, पेट दुख रहा है यार, इसको हम बोलते हैं सेम का बीज। सेम का बीज, सेम के बीज के आकार का होता है, या सोयाबीन के आकार का भी आप बोल सकते हो। इस प्रकार से होता है। देखिए आप एक बात और समझिए, ये जो किडनी होती है, ये हल्की सी ऊंची होती है, कौन सी? राइट किडनी। ये हल्की सी ऊंची होती है, ये हल्की सी नीची होती है। और ध्यान रखना, इस किडनी का आकार इस किडनी के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा होता है। और एक सवाल याद रखिए कि किडनी जो होती है, इस किडनी के बारे में हम बात करें तो यह पेरिटोनियम नाम की झिल्ली से ढकी होती है। पेरिटोनियम। अच्छा, ये पेरिटोनियम नाम की झिल्ली से कवर्ड होती है। कारण क्या होता है कि किडनी को चोट और सूजन से बचाती है। पेरिटोनियम झिल्ली किडनी को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। पेरिटोनियम झिल्ली क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बात और ध्यान रखें कि जो किडनी होती है हमारी, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? तो आपसे लंबाई पूछे तो आपको बताना है 10 से कितने सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर लंबाई, 2 से लेकर कितने सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर चौड़ाई। वजन पूछ ले तो 140 ग्राम होता है। लोकेशन पूछ ले आपसे तो हमारी, देखो ध्यान से समझना, ये मेरा सीना है, चेस्ट है, चेस्ट में यहां पर क्या है? फेफड़े। दोनों फेफड़ों के बीच में यहां इस बीचों बीच क्या है? हार्ट, जिसको दिल बोलते हैं। और ये सब ढका हुआ है किससे? पसली से। पसलियों के अंदर है ये चीजें। तो हमारे शरीर में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, संख्या में टोटल होती है 24। जैसे मान लीजिए बेटा, ये तुम्हारी कौन सी हड्डी है? स्टर्नम बोन है, ठीक है। तो सारी पसलियां इस प्रकार से आके जुड़ी है पूरी। तो 10 जोड़ी पसलियां ऐसी रहती है, लेकिन 11वीं जोड़ी पसलियां खुली रहती है ऐसी, और 12वीं जोड़ी पसलियां भी खुली रहती है। तो यही इसके जस्ट आसपास में कौन होती है? किडनी। लेकिन ये सामने ये फेफड़े, बीच में दिल, सामने पेट, और इनके लगे हुए पीछे यहां अंदर, अब मैं खोल के तो बता नहीं सकता यार बेटा तुम, यहां अंदर घुसी होती है बिल्कुल बीचों बीच कौन? किडनी। लीवर और पेट के जस्ट पीछे, फेफड़ों के जस्ट नीचे पीछे की तरफ होती है किडनी, ठीक है। जब किसी को यहां कहीं दर्द हो ना तो समझ जाना किडनी में दिक्कत है भैया तुम्हारे। तो ये है आपकी किडनी। अब किडनी के 2 भाग होते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेडुला एंड कॉर्टेक्स। तो किडनी के जो बाहर वाला भाग होता है, देखो 2 भाग होते हैं, ये अंदर वाला भाग और ये सबसे बाहर वाला भाग। तो ये बाहर वाले भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर वाला जो भाग है ये, इसको हम बोलते हैं मेडुला। जबरदस्त तरीके से बता रहा हूं बेटा, पेपर में नहीं बने, नाम बदल देना, बाहर हो जाए क्वेश्चन। तो
नाम मतलब कुछ भी रख देना मेरा, ठीक है। तो बाहर वाले भाग को कॉर्टेक्स और अंदर वाले भाग को मेडुला कहते हैं। किडनी की बात चल रही है, काय की बात चल रही है। ये बता दी मैंने आपको किसके बारे में, किसकी रूपरेखा बता दी आपको, किडनी का। किडनी का वजन कितना होता है, 140 ग्राम, हाँ कि नहीं। अच्छा ये बताओ, किडनी मेल में 2 होती है, लेकिन फीमेल में कितनी होती है, 3, 2 ही होती है ना। हाँ मैं देख रहा था, ठीक है। अच्छा किडनी खून को शुद्ध करती है या फिल्टर करती है। किडनी का रंग पूछ ले तो लाल भूरा, रंग भूरा लाल याद कर लो, भूरे लाल पान वाला। किडनी का रंग कैसा होता है, यहां तक की जानकारी आपको मजा आया कि नहीं भैया, समझ में आई। नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, बड़े नहीं आ रही, समझ में आ गई। चलो अब मेरी बात सुनो, इसको मैं ऐसे करूं और इसको कर लो भैया, करूंगा ही तो उससे पूछ के करूंगा क्या, कैसी बात करता है। मैंने बोला इसको मैं ऐसे करूं तो बोल रहा कर लो भैया, मतलब धन्य हो भैया प्रभु, कहां से आते हो प्रभु। हाँ चलो यहां पे मैं एक चीज और बताऊंगा आपको, किडनी, अरे भाई रुक तो जा, किडनी यहां पर एक चीज और ध्यान से देखो, ये तू ही आ जा यार, ये देखो ध्यान से देखना, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, ये लाल भूरे रंग की तुम्हारी किडनी होती है। कैसे रंग की होती है बेटा, अरे बोलते क्यों नहीं, भूरे लाल, ये ठीक है। अब मेरी एक बात सुनना ध्यान से, यहां से ये नली होती है, नली, इसको हम बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं, यूरेटर। आपके पेट के जस्ट नीचे वाले हिस्से में, यहां इस हिस्से में एक थैलिया होती, थैलिया गांव की भाषा में, आपकी भाषा में बात करें थैली, यहां ठीक है सबके, इस थैली को हम बोलते हैं मूत्राशय। क्या बोलते हैं, मूत्राशय। दो चीज, किडनी से जो भी बेकार पदार्थ होगा वो पानी के साथ मिला के यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, और यहां होती एक थैली, यहां आके जमा हो जाएगा। लड़कों में इस थैली में एक बार में कितना पेशाब बन सकता है, वो बन सकता है 750 से लगभग 800 के आसपास, 850 मान सकते हैं, ठीक है। किसी की थैली छोटी सी होती है, किसी की थोड़ा सा बड़ी होती है, जैसे लंबा चौड़ा आदमी तो उसकी थैली भी थोड़ी सी बड़ी होती है ये, लेकिन महिलाओं में ज्यादा बड़ी नहीं होती। महिलाओं में 250 से लेकर 350 400 तक, 400 ml जो होता है बाथरूम या पेशाब यहां पर स्टोर रह सकता है। लेकिन फीलिंग कब आने लगती है कि हमको बाथरूम जाना है, कि भाई फील होने लगता है कि भाई अब बाथरूम जाना चाहिए, जब आपकी इस थैली में 250 से लेकर 300 ml, 250 तो ज्यादा बोल दिया मैंने आपसे, लगभग 200 ml जो है पेशाब इकट्ठा हो जाता है ना, तो आपको लगता है कि भैया अब हमें कहां जाना चाहिए, बाथरूम जाना चाहिए, तेज तेज आने लगती, ठीक है। तो बात समझ गए कि नहीं। तो ये होती है किडनी। अब बताओ ये क्या होती है, मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी, मूत्र को लेकर आने वाली, इस थैली में छोड़ने वाली, और इस हिस्से से हम बाथरूम को बाहर निकाल देते हैं, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। देखो ये यूरेटर, ये नलिया जो है ये यूरेटर, और ये क्या है भैया, ये मूत्राशय है, ब्लेडर विथ यूरिन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और ये यूरेथ्रा। तो ये नलियां हैं, ये क्या है बेटा, नलियां। बहुत बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई कि नहीं आपको, अरे हाँ कि नहीं। ये क्या है, ये मूत्र मार्ग है, ये मूत्राशय है, ये मूत्रवाहिनी है, और ये क्या है भैया, किडनी। यहां तक तो मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा दी। बताओ किडनी का वजन कितना होता है भैया, 140 ग्राम। अब यहां पर आपसे एक चीज पूछी जाए, अगर, ओहो यस कर देता, ठीक है, लोडिंग हो। यहां से अगर आपसे एक चीज पूछी जाए भैया कि क्या किडनी अच्छी चीजें रखकर बुरी चीजें बाहर निकालती है या बुरी चीजें रखकर अच्छी चीजें बाहर निकालती है। अच्छी चीजें बाहर निकाल देती है, बुरी चीजें रख लेती है। अच्छी चीजें बुरी चीजें बाहर निकालती है, बहुत बढ़िया। तो किडनी आपने देख चुके। अब मैं अपने हाथों से आपके सामने किडनी का एक चित्र बनाने के लिए जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले किडनी कैसे बनाऊं, इसको हटा देते हैं पहले। देखो बेटा एक बात ध्यान से सुन लीजिए,
कि ये जो किडनी है यहां से, बिल्कुल ध्यान से समझिए, ये होती है एक नली जिसको हम बोलते हैं महाधमनी। बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा, हो सके तो बनाते हुए चलना। और एक नली होती है ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं? महाशिरा। महाधमनी और महाशिरा, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोर्सल एरोटा। महाधमनी इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। धमनी और सिरा, धमनी और सिरा, धमनी और सिरा। अब पहले आप मुझे ये बताइए कि खून शुद्ध करती है किडनी या छानती है? तो प्यूरिफिकेशन या फिल्ट्रेशन? फिल्ट्रेशन। प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन हार्ट। ऑक्सीजन मिलाना मतलब प्यूरिफिकेशन करना। अब यहां पर एक बात सुनिए जरा ध्यान से, किडनी कौन सी झिल्ली से ढकी रहती है? पेरिटोनियम। अब यहां से मेरे बच्चे इस प्रकार से और इस प्रकार से, गलत बता दिया, थोड़ा सा पेन चेंज कर दूं, बताया तो सही है। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, ये कोई नहीं पढ़ाएगा, रोहित तोमर ही पढ़ाएगा, बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि अपने खून में ही बायोलॉजी है। देखो ये नली ऐसी गई और सेम टू सेम यहां से भी एक नली ऐसी जाती है बेटा, ठीक है। तो दोनों नलियों से दो, मतलब एक एक नली इधर गई, सेम टू सेम यहां से भी एक नली ऐसी जाएगी, ठीक है, और यहां से भी एक नली इस प्रकार से ऐसी जाएगी। यस और नो? अब यहां क्या बन जाएगी आपकी? किडनी। यहां क्या बन जाएगी आपकी? किडनी। हाँ कि नहीं? किडनी में पथरी भी होती है, ध्यान रखना। पथरी जो होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनती है। क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिए, मैं सब चीजें लिख कर नहीं बताऊंगा, बड़े हो समझदार हो। कैल्शियम ऑक्सलेट से क्या बनती है? पथरी, ठीक है, ध्यान रखना। और चलो इतने ध्यान रखो पहले, फिलहाल मैं आपको किडनी समझा रहा हूं, इसके बारे में समझिए ध्यान से। किडनी का एक भाग होता है ये वाला हिस्सा इस प्रकार से, और ये वाला हिस्सा इस प्रकार से। मनीष ध्यान से समझो, कहां जा रहे हो? अच्छा, किडनी बचाने जा रहे हो आप। ये होता है कॉर्टेक्स। बाहर वाला भाग क्या होता है? कॉर्टेक्स। अंदर वाला भाग क्या होता है? मेडुला। बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा, नजर हटी और नुक्ती बट्टी। बाहरी भाग क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। अंदर वाला भाग क्या कहलाता है? किडनी का बाहरी भाग, बाहरी भाग, बाहरी भाग कॉर्टेक्स, और अंदर वाला भाग, अंदर वाला भाग क्या कहलाता है? मेडुला। अब बिल्कुल ध्यान से समझिए भैया, बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा, बिल्कुल ध्यान से। इसको थोड़ा सा मैं इस प्रकार से बड़ा कर देता हूं आपके सामने, ठीक है। लो, इतना बड़ा कर दिया आप, ठीक है। अब यहां पर एक बात ध्यान से सुनो, यहां पर इस प्रकार से किडनी में 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये संख्याएं पाई जाती है जिनको हम क्या बोलते हैं? रीनल पिरामिड। लिख देता हूं यहां पहला ऐसा शब्द जो आपको दिक्कत कर सकता है, रीनल पिरामिड। ये रीनल पिरामिड कैसे दिखते हैं? ध्यान से सुनना। इसको इस प्रकार से ऐसे करके बंद कर दो, 3 3 का गुच्छा। क्या हो गया भैया? 3 3 का गुच्छा। इसको ऐसे करके ऐसे मिला दो, ऐसे करके ऐसे मिला दो, ठीक है, ऐसे करके ऐसे मिला दो। ये क्या है बेटा? 3 3 का गुच्छा। ये लो, ये 3 3 का गुच्छा, ये गुच्छा है भैया, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको यहां से हटा दूंगा। क्या कहा इनको हमने? रीनल पिरामिड, रीनल पिरामिड। अब रीनल पिरामिड ये है। अब यहां पर एक बात ध्यान से सुने, ये जो नुकीला वाला हिस्सा देख रहे हो आप, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये, इसको हम बोलते हैं क्या? रीनल पेपिला। रीनल पेपिला क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रीनल पेपिला। अब रीनल पेपिला का मतलब होता है निप्पल। ये निप्पल है, ये क्या है? निप्पल। जब खून को छाना जाता है तो इन्हीं निप्पल के माध्यम से बूंद बूंद करके खून यहां बाहर गिरता है, ठीक है। बूंद बूंद करके छनता है ना खून, ऐसे। अब देखिए, तो ये इन्हीं निप्पलों के माध्यम से, इन निप्पलों को क्या बोला? रीनल पेपिला। अब यहां पर एक बात सुनिए, ये जो हिस्सा होता है, ये इस हिस्से को हम बोलते हैं माइनर कैलेक्स, ठीक है।
और ये जो बड़ा वाला हिस्सा होता है, ठीक है, ये बड़ा वाला, ये वाला जिसको हम बोल रहे हैं, इसको हम बोलेंगे मेजर कैलेक्स। क्या बोलेंगे बेटा? माइनर कैलेक्स और, समझ में आया? माइनर कैलेक्स और मेजर कैलेक्स क्या होता है? हाँ या ना? अरे यस और नो? तो बता, रीनल पेपिला दिख रहा है, माइनर कैलेक्स दिख रहा है, रीनल माइनर और मेजर कैलेक्स दोनों दिख रहे हैं आपको? अरे हाँ या ना? चलिए, अब ये किडनी का ये हिस्सा जो होता है, ये वाला, ये मैं बता दूंगा आपको, ये ऐसा धसा हुआ होता है। कैसा होता है बेटा? धसा हुआ होता है ये। तो इस धसे हुए हिस्से को हम नाम देते हैं हाइलम। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि किडनी का धसा हुआ भाग क्या कहलाता है? किडनी का धसा हुआ भाग क्या कहलाता है? हाइलम। किडनी का धसा हुआ भाग क्या कहलाता है? अरे बोलो ना यार। आपसे पूछे किडनी किस झिल्ली से ढकी होती है? पेरिटोनियम। किडनी किस झिल्ली से ढकी होती है? अरे बोलो ना बेटा, हाँ कि नहीं? अब आपसे अगर पूछे कि ये जो हिस्सा है, ये वाला जो खाली वाला पड़ा है, ये, इस खाली हिस्से को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं, यहां लिख देता हूं, रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं बेटा? तो किडनी का खाली भाग क्या कहलाता है? रीनल पेपिला दिख रहा है, निप्पल वाला भाग। रीनल माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स दिख रहे हैं। उसके बाद तुमको रीनल पेल्विस दिख रहा है, बस यहां दिख रहा है, तो मतलब अब आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर ध्यान रखना, ये हिस्सा क्या कहलाया? ये वाला रीनल पिरामिड। ये तीन तीन के गुच्छे क्या कहलाए? रीनल पिरामिड। ये तीन तीन के गुच्छे, इनकी संख्या पूछे तो 9 से कितने के बीच में होती है? 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कम से कम 9, ज्यादा से ज्यादा 18। तो क्या इस तरफ भी यही होगा? हाँ। अब भैया मैं किसी एक किडनी के बारे में पढ़ाऊंगा आपको, दोनों सेम होता है कहानी। तो एक किडनी में अगर हम बात करें तो किडनी के अंदर क्या उपस्थित होते हैं? ध्यान रखिएगा, किडनी के अंदर उपस्थित होते हैं नेफ्रॉन। सर नेफ्रॉन क्या है? सर कोशिका है। सर क्या है? सर कोशिका। जैसे हमारा दिमाग में तंत्रिका तंत्र है, जिसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम में, तंत्रिका कोशिका है उसके अंदर। हमारे शरीर के हर हिस्से में अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। तो इसके अंदर कौन सी कोशिकाएं हैं? कौन सी? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन कोशिकाएं हैं। अब इसके अंदर ये कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? एक किडनी में 1 मिलियन होती है। एक किडनी में कितनी होती है बेटा? 1 मिलियन होती है। ठीक है, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। तो 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। कितने नेफ्रॉन होते हैं बेटा? एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? 10 लाख। अब आप मुझे एक बात ये बताओ कि भैया क्या किडनी के अंदर रीनल पिरामिड है? देखो ध्यान से, कितनी होती है इनकी संख्या? 9 से। रीनल पेल्विस है, रीनल पेल्विस मतलब वो खाली वाला बीच वाला भाग, हाँ कि नहीं? हाइलम है, हाइलम किस हिस्से को बोलेंगे? अरे बोलो भैया, किस हिस्से को? ढके हुए हिस्से। रीनल पिरामिडों की संख्या कितनी से कितनी होनी चाहिए? 9 से 18। चलिए बहुत बढ़िया। माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स दिख रहा है, बहुत बढ़िया। तो बस इन्हीं हिस्सों को आपको सुनना है और यही हिस्से जो है आपसे पूछे जाएंगे पेपर में। ठीक है, अब मैं इसी पीडीएफ को छोटा कर, इस पीपीटी को छोटा नहीं करके मैं प्याला वो बना देता हूं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन बता दो, एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? 1 मिलियन। अब नेफ्रॉन दिखता कैसा है? तो मैं पहले आपको उसमें दिखा दूं क्या? गूगल पे दिखाऊं, बना दूं चित्र? गूगल पे दिखा दूं। चलो आप जो बोलोगे, जिसमें आपकी खुशी उसमें मेरी खुशी। चलो यहां पर आपके सामने मैं बना देता हूं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन यहां लिखा हुआ ना, नेफ्रॉन ये लिखा है। ठीक है, ये लो। अरे यार ऐसा चित्र जो तुमको समझ में आ जाए आसानी से, ये लो। देखो बाबू, ये आ गया। ऐसा होता है। ये एक किडनी में 10 लाख होते हैं। कितने होते हैं? एक किडनी में कितने होते हैं? ऐसा पढ़ा दूंगा जबरदस्त। यहां तक कहानी समझ में आई ना? और नहीं आई ना तो वो माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स, रीनल पेल्विस सब छोड़ दो। आपको जो बता दूंगा वो याद रखना। नहीं आ रही तो कोई बात नहीं। ये दिख रहा है, ऐसा होता है। ये गुच्छा होता है, यहां से ये नली नीचे जाती है, फिर ऐसी होती, फिर ऐसी होती। तो हर पीपीटी या पीडीएफ में अलग अलग। देखो इसमें थोड़ा सा डायग्राम अलग बनाया हुआ है, तो आपसे डायग्राम तो वो बनवाएंगे नहीं पेपर में, आपको तो क्वेश्चन आंसर करेंगे और वो भी आपको
ऑप्शन में दिया रहेगा तो आपको केवल टिक करना है, ठीक है। तो आपने इमेज देख ली, अब अपन वापस चलेंगे कहां पर, अपनी स्लाइड पर चलेंगे। स्लाइड यहां से खुली पड़ी है अपनी, यही आ गई। अरे यार चलो, ई नॉट, यस, दो सेकंड में ये पूरा खुल जाएगा तो फिर हम उसको देखें। चलिए खुल गया। अब हम नेफ्रॉन अपने हाथों से बनाएंगे, देखो ध्यान से। नेफ्रॉन जो होता है, इसको ध्यान से समझिएगा, इस प्रकार की संरचना होती है, प्याले नुमा। नेफ्रॉन का ये अगला हिस्सा है, ठीक है। अब ये अगले हिस्से से आपको कुछ नहीं करना है, नीचे इस प्रकार की एक नली निकालना है। नीचे नली निकली, मैं हाथ पैर तोड़ दूंगा, अगर पूछा और नहीं बनाना मैं हाथ पैर तोड़ दूंगा तुम्हारे। बहुत मेहनत से तैयार करता हूं अपने आप को तुमको पढ़ाने के लिए। इतना सरल तरीके से कोई पढ़ाएगा नहीं, आप तो देख लेना, कहीं भी देख लेना, यूट्यूब पूरा हिंदी भाषा में पढ़ाता हूं ताकि तुमको तकलीफ नहीं हो। तुम क्या करते रहते हो रे गोरे मुंह के। क्या देखो, यहां देखो ध्यान से। अब क्या होगा, ये नली जो है आगे चल के इस प्रकार के एक लूप में बदल जाएगी। इस लूप को हम इस प्रकार थोड़ा चौड़ा करेंगे, लेकिन पहले, इससे पहले थोड़ा सा मैं इसको और इजी कर देता हूं। ये नली, ये क्या है आपका नेफ्रॉन का बोमेन संपुट वाला भाग, इससे एक नली निकली नीचे गई। अब ये नली ऐसी नीचे जाएगी और थोड़ा चौड़ी नली बना लेगी। इसी प्रकार ये नली नीचे जाएगी और ये चौड़ी नली बना लेगी, ठीक है। और इस प्रकार ये क्या बन जाएगा आपका, एक लूप, जिसको हम बोलेंगे हेनले लूप, ठीक है कि नहीं। वेरी गुड। तो अब आगे चल के इस प्रकार ये सकड़ी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, इस प्रकार। ये इस नली में ये खुल जाता है, इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। ये नेफ्रॉन है। अब नेफ्रॉन के इस हिस्से को हम कहते हैं बोमेन संपुट। क्या कहते हैं, बोमेन संपुट। इंग्लिश में अगर बात करें तो बोमेन कैप्सूल। क्या कहते हैं, बोमेन कैप्सूल। ये मुड़ा हुआ जो संरचना में, बाकी ये जो नलियां हैं, कुछ टीचर्स इनके भी नाम बता देते हैं, पीपीटी, पीटीएक्स, कोई मतलब की बात नहीं है। इतना भयंकर डॉक्टर थोड़ी करना है यार हमको, तुमको इतने नाम याद हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। मैं आपको इस क्लास में कम पढ़ा रहा हूं, जरूरत पड़ेगी टेस्ट पेपर में, अभी तक हालांकि ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है, पूछेंगे तो मैं तुमको वो भी बताऊंगा डीपली। इस लूप को हम कहते हैं हेनले लूप। क्या कहते हैं, हेनले लूप, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अरे बताओ ना भैया, क्या कहेंगे, कलेक्टिंग डक्ट कहेंगे। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिए यार। पिछली वाली स्लाइड पे अगर मैं तुमको लेके चलूं, जस्ट पिछले वाली, किडनी कहां गई बे, निकल गई क्या, ये है किडनी। यार पिछली वाली स्लाइड पे अगर मैं तुमको लेके चलूं तो यहां ध्यान से समझना। मैंने तुमको थोड़ी देर पहले बताया था किडनी के दो भाग होते हैं, एक कौन सा होता है, कॉर्टेक्स, और एक होता है मेडुअल, बाहरी भाग कॉर्टेक्स। तो अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि ये जो हिस्सा होता है, ये सब, ये कौन सा हिस्सा होता है, कॉर्टेक्स। कौन सा हिस्सा होता है, कॉर्टेक्स। अब शरीर में जब रक्त आता है किडनी के अंदर, तो ये महाधमनी के माध्यम से आता है, दोनों किडनी में चला जाता है। अब जब किडनी के अंदर ये यहां तक की धमनी को महाधमनी, और ये जो लाल वाली जो नली गई है, इसको हम बोलेंगे वृक्क धमनी। क्या बोलेंगे, वृक्क धमनी। अब वृक्क धमनी आगे जाके क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। आगे जाके क्या हो जाएगी, पतली, पतली। तो ये इतनी जो मोटी नली है, ये बहुत पतली हो जाती है, ऐसी पतली हो जाती है, पतली हो जाती है, इस प्रकार से ऐसे क्या हो जाती है, पतली। और यहां पर घूम के आता है खून, और घूम के आता है तो यहां पर वो जो नेफ्रॉन आप देख रहे हो, देखो ये नेफ्रॉन मैंने आपको दिखाया था, ये नेफ्रॉन आपको दिखाया था। ये हिस्सा जो बोमेन संपुट वाला भाग है, इसको नेफ्रॉन को आप टेढ़ा कर दो ऐसा, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि
इस प्रकार से होता है नेफ्रॉन। समझ गए? नेफ्रॉन ये इस प्रकार से आधा अंदर और आधा बाहर। तो ये जो बोमेन कैप्सूल वाला भाग है, ये वाला, ये कहां होता है? कॉर्टेक्स में। और बाकी भाग कहां होता है? मेडुला में। तो ये क्वेश्चन आ चुका है आपके पेपर में कि बोमेन संपुट वाला भाग किडनी के किस भाग में होता है? बोमेन संपुट वाला भाग किडनी के कॉर्टेक्स वाले भाग, बाहरी भाग में होता है। इतना अंदर का पूछ रहा है एग्जाम में, तो इसलिए प्लीज बेटा तुम ध्यान से समझो इसको, है ना? समझ में आ रहा है ना यहां तक? कितने अच्छे से पढ़ा रहा हूं। यहां पर एक बात समझ लेना कि अब जो खून बेटा ये वृक्क धमनी के माध्यम से यहां तक आ गया, ये यहां से जाएगा। अब नलियां पतली हो जाएंगी क्योंकि ये नली बहुत सारे भागों में बढ़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं वृक्क धमनी। वृक्क धमनी या किडनी आर्टरी। किडनी आर्टरी के माध्यम से ये खून यहां चला जाएगा। यहां किसके अंदर चला जाएगा? बोमेन संपुट के अंदर। किसके अंदर? बोमेन संपुट किसका भाग है? नेफ्रॉन। अब भी तो पढ़ा है बेटा। ये देखो ये क्या लिखा है यार, क्या हो रहा है, स्लाइड इधर उधर हो गई। ये क्या है? तो हम कह सकते हैं कि खून इस प्रकार से इसके अंदर आता है। हाँ, पकड़ गए। अब पकड़ ली हमने बात को। अब यहां से बिल्कुल आसान है। तो जैसे ही इसके अंदर खून आता है तो नली फिर भी अभी सकड़ी हो गई, लेकिन उतनी सकड़ी नहीं हुई, तो चौड़ी है हल्की सी। तो जैसे ही खून इसके अंदर दंदनाते हुए अंदर आता है, तो यहां यही नली आगे चल के, कौन सी? वृक्क धमनी या किडनी आर्टरी, ये आगे चल के ऐसा 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 घूम जाती है रे भैया। ऐसा 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 घूम जाती है, ऐसा ऐसा घूम जाती है। तो बिल्कुल ऐसा 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 गुच्छा बना देती है, और इस गुच्छे को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये पेपर में पूछा जा चुका है। क्या बोलते हैं? ये धमनी जो खून को लेकर अंदर आई, और यही धमनी का आकार ऐसा 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 हो गया, तो इस धमनी को हम बोलेंगे अभिवाही धमनी। क्या बोलेंगे? बायोलॉजी इन माय ब्लड। ऐसा बोलो अपने आप को, बायोलॉजी इन माय ब्लड। आप जितना सक्रिय रहेंगे सब्जेक्ट की गहराई को लेकर, उतना ज्यादा आपके एग्जाम में नंबर अच्छे आएंगे। तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा बोला करो ना, बायोलॉजी इन माय ब्लड। रीजनिंग पढ़ रहा है तो रीजनिंग इन माय ब्लड, ऐसा बोला करो आप लोग अंदर से, तो कॉन्फिडेंस मिलता है। समझ में आया इतना? ये अभिवाही धमनी आगे जाके एक गुच्छे में बदल गई, और इस गुच्छे को हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस। अब ये जो गुच्छा होगा ये आगे जाके फिर खुल जाएगा, और फिर खुल जाएगा, और यहां से बाहर चला जाएगा। लेकिन यहां से बहुत चौड़ी धमनी थी, और यहां ये कैसी हो गई? पतली। इतना मोटा पाइप का पानी इतने पतले पाइप में से भेजिएगा तो स्पीड से निकलेगा खतरनाक, और कुछ चीजें रुक जाएंगी, हाँ कि नहीं? तो इस गुच्छे से जो बाहर निकलने वाली चीजें हैं इस गुच्छे में फिल्टर हो जाती हैं, पूरी फिल्टर हो जाती हैं। फिल्टर होके यहां से निकल जाता है खून। लेकिन ये खून में जितनी भी चीजें थी, जैसे इस खून में ग्लूकोज था, इस खून में अमोनिया था, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स थी, इसी खून में आपका प्रोटीन था, सारी चीजें थी, सारी चीजें छन गई। ग्लूकोज छान लिया गया, पानी छान लिया गया, जितने मिनरल्स थे वो सब छान लिए। लिख देता हूं कि ग्लूकोज छान लिया, मिनरल्स छान लिया, पानी छान लिया, सब कुछ छान लिया। लेकिन ये गुच्छा इतना खतरनाक था कि इस गुच्छे में एक दो चीजें रह गई, जिसमें से एक का नाम है आरबीसी और एक का नाम क्या है? प्लाज्मा। तुमको पता है कि जो हमारा रक्त होता है, इस रक्त में हम कह सकते हैं, ब्लड को ऐसे नहीं लिखते बे, रक्त। तो रक्त के दो भाग होते हैं, एक प्लाज्मा और एक मेरे बच्चे रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाओं के कितने भाग होते हैं? 3, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और यहां प्लाज्मा में जो प्लाज्मा होता है, दूसरा भाग होता है, ये रक्त का कितना परसेंट होता है? 55%। कितना परसेंट है? 55। और रक्त कोशिका कितना परसेंट? 45। सारी चीजें छान ली जाती हैं ग्लोमेरुलस नाम के गुच्छे में, लेकिन आरबीसी और प्लाज्मा दो चीजें रह जाती हैं, बाकी सारी चीजें छान ली जाती हैं। तो अब वो दोनों चीजें यहां रुक जाती हैं और निकल कर कहां आ जाती हैं? यहां नीचे। और यहां जब नीचे आती हैं तो नीचे फिर इनका देखो इस प्रकार से चल रही है ये नली, तो बार बार ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर छनते जाती है, फिर ये लूप में चली जाती है। हेनले लूप कहा था मैंने, इसे क्या कहा था? हेनले लूप। तो इस हेनले लूप से फिर जाएंगी बेचारी धंधराते हुए, तो फिर यहां पहुंचती है। जब वो यहां पहुंचती है ना,
तो यहां पहुंचते पहुंचते पूरी छन जाती हैं, पूरी क्या हो जाती है, छन जाती है, और पूरा जो बेकार पदार्थ होता है इनसे अलग कर लिया जाता है। तो अब जब ये यहां पर पहुंचती हैं, ये पतली नली बोलती है कि कहां हो तुम, मैं अभी आई। इस प्रकार ये जो पतली नली होती है ये ऐसा गुच्छा बना लेती है और इस नेफ्रॉन के चारों तरफ ऐसे घूम घूम के और इसको शोषित कर लेती है। तो जो चीजें बच गई थी यहां पर प्लाज्मा और आरबीसी, वापस इस धमनी का नाम है अभिवाही धमनी। कौन सी धमनी, अभिवाही। तो ये है ना अपवाही, क्या नाम है इसका, अपवाही। मैंने सारी चीजें इंग्लिश में आपको बता चुका हूं, केवल दो नाम छूट गए हैं, अभिवाही धमनी, अपवाही धमनी। इंग्लिश में इनके नाम दिमाग से निकल गए, तो आप देख लेना यार, गूगल पे दो चीज तो देख ही सकते हो। तो अभिवाही धमनी और ये अपवाही धमनी। तो अपवाही धमनी जो पतली है ये छने हुए पदार्थ को यहां से वापस क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब। तो हम नेफ्रॉन की कार्यविधि दो भागों में पढ़ सकते हैं, एक तो निस्यंदन जिसको हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं, फिल्ट्रेशन कहां, ग्लोमेरुलस के पास में, और अवशोषण कहां, या निस्यंदन के बाद जो पुनरावशोषण जो है इस हिस्से को बोलते हैं पुनरावशोषण। तो पहले फिल्टर हुआ यहां पर, आगे निकल गया, फिर दूसरी बार क्या हुआ यहां पर, अवशोषण, कि इनको वापस अवशोषित कर लिया गया गुच्छा के माध्यम से। और अब जो किडनी मैंने तुमको दिखाई थी थोड़ी सी आगे, हाँ ये, अब ये सारी चीज ये ग्लोमेरुलस के माध्यम से, अब ये जो ग्रीन वाली जो देख रहा है ये महाशिरा, क्या बोलेंगे, महाशिरा बोल, ये महाशिरा के माध्यम से अब ये जो खून है ये 99% पूरा फिल्टर हो चुका है। कितने परसेंट, 99 पूरा फिल्टर हो चुका है। लेकिन अभी कुछ चीज रह गई हैं, जैसे अब जो कलेक्टिंग डक्ट है, जो बेकार पदार्थ है वो कहां पहुंच जाता है, कलेक्टिंग डक्ट के पास। कहां पहुंच जाता है, कलेक्टिंग डक्ट। छना हुआ खून तो ये अपवाही धमनी ने सब ले गई, अब बेकार पदार्थ कहां पहुंच गया है, कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट कहां जाके खुल जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट जाके खुल जाएगा रीनल पेल्विस में। किस में जाके खुल जाएगा, रीनल पेल्विस में, और इस हिस्से से जुड़ी होती है। अब इसको छोटा करने का वक्त आ गया है। इस हिस्से से जुड़ी होती है रीनल पेल्विस से कौन, क्या बोलेंगे, मूत्रवाहिनी। कौन, मूत्रवाहिनी। तो जब पूरा यहां पर जो पूरा फिल्टर होने के बाद बाकी पदार्थ जो एग्जिस्टिंग मात्रा में जो वाटर था, समझ रहे हो कि नहीं, बेकार पदार्थ थे, अमोनिया था, ये सब जो ज्यादा मात्रा में थे, ये मूत्र की सहायता से ये क्या बोलेंगे, मूत्रवाहिनी में जाते हैं। और मूत्रवाहिनी आगे जाके कहां खुलती है, मूत्राशय में। तो पूरा मूत्र यहां पर स्टोर हो जाता है। और मूत्र में हम कह सकते हैं कि लगभग 95% क्या होता है, पानी, और लगभग 2% क्या होता है, यूरिया, और उसके बाद अमोनिया होता है। अमोनिया के बाद हम, अमोनिया ज्यादा नहीं होता, यूरिया होता है। उसके बाद हम बात करें ग्लूकोज होता है 0.01% ऐसे करके। तो अधिकतर मात्रा इसमें पानी और यूरिया की होती है, ध्यान रखिएगा। अब यूरिया अकेला बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए हमारी जो किडनी होती है वो यूरिया को पानी के माध्यम से शरीर से बाहर निकालकर, जिसको हम पेशाब बोलते हैं, बाहर निकालती है। तो जो बाथरूम होता है ना केवल इसमें पानी होता है, इसमें जहरीले पदार्थ भी होते हैं। जैसे आपने ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज खा लिया, तो ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज खा लिया तो वो अतिरिक्त ग्लूकोज शरीर से बाहर निकाला जाएगा किडनी के माध्यम से, नहीं तो आपका खून गाढ़ा हो जाएगा ना, शुगर नाम की बीमारी हो जाएगी। तो जो मात्रा आप ज्यादा खा लिए हो वो बाथरूम में ज्यादा करके वो बाहर फेंक दी जाती है मूत्राशय के माध्यम से। बात समझ में आ गई कि नहीं, अरे हाँ या ना। अब इस ब्लड को ये ग्रीन कलर की सिरा के माध्यम से वापस कहां भेज देंगे हम, हार्ट के पास। हार्ट उसमें फिर क्या मिला देगा, ऑक्सीजन। अब वो खून ऐसा है कि पूरे शरीर में जाने के लिए सुरक्षित है। क्या है, शरीर में जाने के लिए क्या हो गया है, सुरक्षित। बताएं कितने परसेंट जल होता है, 95-96%। 2% क्या होता है, यूरिया। 0.5% यूरिक एसिड। कितने परसेंट, 0 कितने परसेंट, हाँ कि नहीं, बताएं। ग्लोमेरुलस नाम के गुच्छे में कितनी चीजें नहीं छानी जाती, 2। कौन कौन सी, आरबीसी और, अब देखो एक पदार्थ होता है जिसको हम बोलते हैं ड्यूरेसिक पदार्थ। कौन सा पदार्थ, ड्यूरेसिक पदार्थ क्या होते हैं, ड्यूरेसिक पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनको खाने या पीने से हमको बार बार बाथरूम आए। जैसे चाय, चाय पीने से बार बार बाथरूम आती है, ज्यादा चाय पी लेंगे तो बार बार। तो ये चाय कैसा है, ड्यूरेटिक पदार्थ है कि नहीं, हाँ। पानी है, शराब है, और बताओ एक दो नाम,
नहीं, दूध उतना ज्यादा कौन पीता है। ठीक है, और भी कई चीजें हैं। अब देखिए, एक होता है, यहां पर खत्म हो गया किडनी का काम पूरा। एक होता है GFR। GFR को हम क्या बोलते हैं? GFR को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। इसका मतलब क्या होता है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट का मतलब क्या होता है कि ग्लोमेरुलस नाम का जो गुच्छा है आपके शरीर में कितना खून छान पा रहा है, कितना खून नहीं छान पा रहा है, इस चीज को देखता है कौन? ग्लोमेरुलस GFR। ये टेस्ट करते हैं, ठीक है कि नहीं। हमारी किडनी 1 मिनट में लगभग 125 ml रक्त छानती है। कितना रक्त छानती है? 125 ml रक्त छानती है। ठीक है, अब हम बात करें कि एक पूरे दिन में कितना छानेगी, तो एक पूरे दिन में छानेगी 180 लीटर। अब आप बोलेंगे भैया इतना लीटर खून तो हमारे शरीर में है ही नहीं, 5-6 लीटर खून पाया जाता है आपके शरीर में। ठीक, कितने लीटर खून पाया जाता है? 5-6 लीटर खून। ठीक है, आपको पानी कितना पीना चाहिए? देखो, आपको पानी पीना चाहिए, जैसे आपका वजन कितना है? 70 किलो। तो 70 किलो में आप 70 किलो, अरे हाँ कि नहीं, 70 किलो, तो 70 किलो आपका वजन है। तो 70 किलो का जो वजन है, आप इसको किससे भाग दे दीजिए? 10 से। कितने से भाग दे दीजिए? 10 से। कितना बचता है? 7। 7 में से आप 2 माइनस कर दो तो कितना आएगा? 5 लीटर आपको पानी पीना चाहिए अगर आपका 70 किलो वजन है। जैसे मान लीजिए मेरा वजन है 90 kg, तो 90 को 10 से भाग दो, 9 लीटर। 9 में से 2 हटाओ तो मुझे एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए? 7। हाँ कि नहीं? हाँ, बहुत बढ़िया। बताएं, एक दिन में किडनी कितना लीटर करती है क्लीन? 180 लीटर। अब आपसे बात करें भैया जी कि मूत्र जो होता है इसमें दुर्गंध क्यों आती है? एक पहला सवाल। दूसरा सवाल पूछता है मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? पीला क्यों होता है? तो मूत्र में से दुर्गंध इसलिए आती है क्योंकि जब हम बाथरूम करते हैं तो वो यूरिया बाहर निकलता है, लेकिन उसमें जहां हम बाथरूम करते हैं जो फ्रेश पेशाब होता है उसमें इतनी स्मेल नहीं होती, लेकिन कुछ देर के बाद भयानक भपके टाइप का आने लगते हैं, क्योंकि वो यूरिया वहां उपस्थित बैक्टीरियाओं के माध्यम से वापस किसमें चेंज हो जाता है? अमोनिया में। इस कारण उसमें क्या आने लगती है? दुर्गंध आने लगती है। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण। जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन जाता है। यूरोक्रोम ये कैसे बनता है? हमारी किडनी में जब हीमोग्लोबिन का विखंडन होता है तो पीले रंग के छोटे छोटे यौगिक बनते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूरोक्रोम, जिसके माध्यम से मूत्र का रंग क्या होता है? क्या होता है? पीला। क्या होता है? पीला। बताएं, किडनी किस झिल्ली से ढकी होती है? कौन सी झिल्ली से? चलिए, अब एक बात ये बताएं मुझे कि खून का जो पीएच वैल्यू होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 6। कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। अब डायलिसिस क्या होता है इसको भी थोड़ा सा समझ लो। डायलिसिस का मतलब ये होता है कि यार ये जो किडनी है, ये किडनी मान लीजिए किसी की एक किडनी खराब हो गई, ये किसी की दोनों किडनी खराब हो गई, तो अब खून कैसे छानेंगे भाई? तो खून छानने के लिए उस व्यक्ति को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, जहां पे एक मशीन रहेगी। उस मशीन के माध्यम से इसके खून को कहां डाला जाएगा, और यही नली वापस शरीर में जुड़ी रहती थी। ये मशीन आपके खून को फिल्टर कर देती है। ठीक है, तो जिसकी दोनों किडनी खराब हो, कोई महीने में एक बार जाता है, जिसकी बहुत ज्यादा समस्या हो हफ्ते में एक बार जाके डायलिसिस कराता है। डायलिसिस का मतलब ये होता है कृत्रिम तरीके से खून को छानना। क्या कहलाता है? डायलिसिस। इसमें दर्द बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए, आपसे अगर पूछा जाए पहला किडनी ट्रांसप्लांट कब किया गया था, आखिरी क्वेश्चन है तो आप ध्यान रखिएगा। 1954 में किया गया था। किसने किया था? जोसेफ मुर्रे। जोसेफ मुर्रे के द्वारा किडनी का ट्रांसप्लांट पहली बार किया गया था 1954 में। किडनी से बनने वाले लगभग सभी सवाल मैंने कवर कर दिए हैं 1 घंटे में। ठीक है, कितने समय की क्लास बन गई भाई? चलिए ठीक है, तो अब मुलाकात कब करेंगे भैया? हिस्ट्री पढ़ना है क्या?